लड़के लड़की को अपने साथ लेकर होटल पहुंचे हुए थे, जहां शक होने पर हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोग पहुंचे और पूछताछ के बाद पकड़ लिया गया है। एक लड़के को पुलिस के हवाले कर दिया गया, जबकि एक आरोपी मौके से फरार हो गया है। वहीं चमोली के एसपी का कहना है कि लड़की के परिजनों को बुलाया गया, लेकिन परिजनों ने अभी तक पुलिस से कोई शिकायत नहीं की। ये एक संदेश है समाज को कि इनके जिहादियों के हौसले बहुत बुलंद हैं और हमारी माँ बेटियां भी ये पहाड़ में सुरक्षित नहीं हैं। हम अपने सभी लोगों से निवेदन करते हैं कि जिनकी दुकानों में, जिनके मकानों में जिहादी हैं, उन सबसे मकान दुकानें खाली करवाई जाएं। देखिए, पहले तो बजरंग दल वालों को बधाई कि उन्होंने जो आज हम देख रहे हैं कि किस तरह से हमारे समाज, हमारे धर्म के खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र देश के अंदर चल रहा है। पहले तो बजरंग दल को बहुत बहुत बधाई कि उन लोगों ने इन लोगों को पकड़ा और अपनी कानून के अंदर रहते हुए सारी कार्रवाई करके इनको कानून की हिरासत में इनको दे दिया है। और देखिए कि गलती कहीं ना कहीं जितनी इनकी है उतनी हम भी मानते हैं कि हमारी है। हमें ज़रूरत है अपनी बहन बेटियों को सजग जागरूक करने की। सुबह 8:30 बजे के आसपास मेरे पास कॉल आया कि 2 लड़के जो हैं, एक नाबालिग लड़की जो 14-15 साल की है, गढ़वाली लड़की के साथ, जिसने माथे पे टिक्का लगा रखा है, उसके साथ एक रूम ले रहे हैं और वो भी 1-2 घंटे के लिए। तो इतना में हम लोगों को शक हुआ। बजरंग दल जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, हमने सबको इसके बारे में इन्फॉर्म किया, ग्रुप में मैसेज सर्कुलेट किया। करण प्रयाग, गौचर, हर होटल में हम लोगों ने चेकिंग शुरू की। तो लगभग 2 घंटे तक हम लोग इनको ढूंढ रहे थे, ये लोग कहीं भी नहीं मिले। उसके बाद हुआ क्या कि इतने देर में लड़का अपनी बाइक में लड़की को लेकर यहाँ से फरार हो गया। नितिन सेमवार हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नितिन, जरा बताइए अभी क्या अपडेट है इस पूरी खबर को लेकर। हालांकि जो 2 लड़के हैं उनको हिरासत में ले लिया गया, उनसे पूछताछ होगी, अभी क्या अपडेट है आपके पास? जी, इस पूरी घटना में अगर बात करें तो लोगों में कहीं ना कहीं गुस्सा दिखाई दे रहा है, क्योंकि घटना इसको लव जिहाद से भी जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन अगर पुलिस प्रशासन की बात करें तो प्रशासन का अभी ये कहना है पुलिस का कि जो लड़की के जो परिजन हैं उनको थाने में बुलाया गया था, मंगलवार को ही बुलाया गया था, लेकिन वो लोग आ नहीं पाए थे। अब आज एक बार फिर से उनको यहाँ पे बुलाया जाएगा। अगर वो लिखित में शिकायत देते हैं या कार्रवाई की बात करते हैं तो इस आगे इस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो लड़के हैं उनसे पुलिस सख्ती से बर्ताव कर रही है, पूछताछ कर रही है कि आखिर ये कैसे यहाँ पे पहुंचे, क्यों ये यहाँ पे आए थे, इनका मकसद क्या था, इसको लेकर उनसे अभी भी पूछताछ चल रही है। जी ठीक है, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए नितिन। देहरादून से खबर मिल रही है, जहां पर दायित्वधारियों की फेक लिस्ट के मामले की बीजेपी जांच कराएगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि फेक लिस्ट की जांच के लिए इंटरनल कमेटी बनाई गई है और मामले की जांच में कमेटी साइबर पुलिसिंग की भी मदद लेगी। आपको बता दें कि कल बीजेपी दायित्वधारियों की एक लिस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें मंत्री, राज्य मंत्री समेत 101 बीजेपी नेताओं के नाम थे, जिसे बीजेपी ने फर्जी बताया था। तो दायित्वधारियों की फर्जी लिस्ट की जांच होगी और फर्जी लिस्ट की जांच बीजेपी कराएगी। हमारे सहयोगी सुनील और प्रभात हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुनील, जरा बताइए, जो ये फेक लिस्ट जारी हुई थी दायित्वधारियों की, उसको लेकर भी कहा जा रहा है कि बीजेपी इस लिस्ट की जांच कराएगी। अभी किस तरीके से इस पूरे मामले में जांच होगी सुनील? देखिए चांदनी, बीजेपी में लंबे समय से कार्यकर्ता इस उम्मीद में हैं कि सरकार में जो विभिन्न बोर्डों और निगमों में जो दायित्वों का आवंटन होता है उसमें उनको दायित्व दिया जाएगा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट बहुत पहले ये बयान दे चुके थे कि उन्होंने जो जिम्मेदार जो कार्यकर्ता हैं उनकी सूची सरकार को सौंप दी और सरकार के जरिए ये केंद्रीय हाईकमान को ये सूची जा चुकी है। तो बीजेपी कार्यकर्ता जहां एक और उम्मीद में बैठे थे कि कभी भी लिस्ट जारी हो सकती है, कल अचानक एक लिस्ट जारी हुई जिसमें 50 के आसपास कैबिनेट मंत्री स्तर और इसके अलावा राज्य मंत्री स्तर के लोगों के नाम शामिल थे। इसके साथ साथ 51 के आसपास ऐसे मेंबर भी थे जो विभिन्न बोर्डों और निगमों में जिनको नियुक्त होना है। जब ये सूची वायरल हुई तो अचानक बीजेपी में एक ये कह सकते हैं कि अंदर खाने एक हड़कंप मच गया। बीजेपी ने तत्काल आधिकारिक तौर पर एक बयान भी जारी किया कि ये पूरी की पूरी सूची फेक है, ये बीजेपी की ओर से जारी नहीं की गई है। लेकिन बीजेपी की अंदरूनी सियासत इससे बड़ी तेज हुई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने तत्काल इस पर एक पार्टी की इंटरनल कमेटी बिठा दी है। इंटरनल कमेटी जांच करेगी कि ये सूची कहां से वायरल हुई। इसमें साइबर पुलिस की मदद भी ली जाएगी कि आखिर किस सोशल मीडिया अकाउंट पे सबसे पहले ये सूची पोस्ट की गई। तो बीजेपी ने एक इंटरनल कमेटी बिठाई है। अब वो कमेटी इस पर जांच करेगी कि आखिर इसकी गहराई में क्या कुछ है, कहां से ये सूची वायरल हुई। ठीक है, शुक्रिया इस जानकारी के लिए।
पौड़ी के एक गांव में गुलदार का आतंक देखने को मिला है। रात होते ही गुलदार गांव में घुस गया और एक 10 साल की बच्ची पर गुलदार ने हमला कर दिया। बच्ची अपने घर के आंगन में खेल रही थी। इस दौरान गुलदार ने बच्ची पर झपट्टा मार दिया। हल्ला मचाने पर गुलदार मौके से फरार हो गया। गुलदार के हमले में बच्ची की गर्दन पर पंजे के निशान लगे हैं, जिससे काफी चोटें आई हैं। अब ये ना अपने चौक में घूमनी चाहिए, उसे तो चौक में ही है। रुद्रप्रयाग जिले के हॉट गांव में एक इन दिनों गुलदार का आतंक बना हुआ है। वीडियो के जरिए हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि रात के समय गुलदार घर के बाहर पहुंच गया, जहां पहले उसने कुत्ते पर हमला करना चाहा, लेकिन जब सफल रहा उसके खिड़की के भीतर से ही वीडियो बना रहे शख्स की तरफ आ लपका, लेकिन शख्स ने शोर मचाया तो फिर भाग खड़ा हुआ। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। शख्स के शोर मचाने पर यह गुलदार भागा है और इन दिनों गुलदार का आतंक देखने को मिल रहा है। हल्द्वानी से खबर मिल रही, जहां पर्यटकों को खराब सड़कों की वजह से खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों के साथ पर्यटकों को घंटों जाम से जूझना पड़ रहा है। पुलिस की मौजूदगी में भी लोगों को जाम से राहत नहीं मिल पा रहा है। लोगों का कहना है कि सड़कें 1.5 साल से खराब हैं और सड़कों की हालत अब तक नहीं सुधरी। पिथौरागढ़ में चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाली लिपू लेक रोड 6 दिन बाद बमुश्किल खुल पाई है। बॉर्डर की ये रोड लखनपुर में भारी लैंडस्लाइड होने से बंद पड़ी थी। रोड बंद होने से आदि कैलाश यात्रियों के साथ सैकड़ों लोग जगह जगह फंसे थे। रोड खुलने के बाद 10वें दल के यात्रियों के साथ 100 से अधिक लोग सुरक्षित धारचूला मुख्यालय पहुंच गए। रोड खुलने के बाद धारचूला में रुके यात्री दल भी अपनी यात्रा आगे बढ़ा सकेंगे। 6 दिन के बाद तवाघाट लिपू लेक सड़क मार्ग खुल गया। आदि कैलाश यात्रियों का जत्था आज 150 के करीबन ऊपर की ओर गया हुआ है और हमारा 10वां बैच भी पहुंच गया है धारचूला को और काफ़ी खुशी की लहर है कि 6 दिन के बाद फाइनली खुल गया है हमारा लिपू लेक सड़क। जोशीमठ से 20 किलोमीटर पहले हेलंग से लेकर मारवाड़ी बाईपास निर्माण पर 5 महीने बाद रोक हटा दी गई है। शासन ने हरी झंडी मिलने के बाद सीमा सड़क संगठन ने इस पर काम शुरू करने की योजना बना दी है। पहले चरण में बीआरओ सुरक्षा दीवारों का निर्माण काम शुरू करेगा, जबकि दूसरे चरण में हिल कटिंग का काम शुरू किया जाएगा। इस बाईपास के बनने से एक ओर जहां तीर्थ यात्रियों को करीब 40 किलोमीटर की दूरी कम तय करनी पड़ेगी, तो वहीं भारत चीन सीमा क्षेत्र से सटे हुए सेना के कैंप और गाँव में आवाजाही सुगम होगी। जोशीमठ में जनवरी महीने में जो भूधसा हुआ, उसके बाद इस निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई थी। आप देखिए, ये मारवाड़ी के पास हेलंग से सीधे ये सड़क निकलेगी और लगभग 5.85 किलोमीटर का सफर जो है वो आसान हो जाएगा हेलंग से सीधे जब आप बद्रीनाथ धाम की तरफ जाएंगे। और अभी अगर वर्तमान समय की बात करें तो लगभग यात्रियों को 20 किलोमीटर लंबा सफर करके मारवाड़ी पुल तक पहुंचना पड़ता है। एक सबसे बड़ी बात यह भी है कि इस हेलंग मारवाड़ी बाईपास में लगभग 300 मीटर का लंबा पुल भी बनाया जाना है, जो भारत में किसी भी इलाके में अभी तक नहीं बनाया गया है। नितिन सेमवाल, न्यूज 18, मारवाड़ी बाईपास। जंगलों में अभी तक धार्मिक अतिक्रमण के मामले सामने आए हैं, लेकिन अब जो खुलासा हुआ है, जंगल में रह रहे गुर्जर परिवारों ने सैकड़ों हेक्टेयर भूमि पर कब्जा किया हुआ है। जांच करा गई तो पता चला है कि तराई वेस्ट में तो गुर्जर वन भूमि पर खेती तक कर रही हैं। यही नहीं, इन गुर्जरों ने यह भी जमीन किराए पर दूसरों को खेती करने के लिए दी हुई है। वन मुख्यालय से अब तक सभी फॉरेस्ट डिवीजन को पत्र भेजकर ऐसे अतिक्रमण को चिन्हित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। तराई वेस्टर्न सर्किल में आम पोखरा, बन्ना खेड़ा और ज्वालापुर रेंज में 3 गुर्जर परिवारों ने 84 हेक्टेयर वन भूमि और आम पोखरा रेंज में एक वन गुर्जर परिवार द्वारा 72 हेक्टेयर वन भूमि कब्जा कर उस पर खेती की जा रही है। वन मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि ऐसे अतिक्रमण के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी। ये कि वहाँ जो वन क्षेत्र है वहाँ पे बाहरी लोगों द्वारा जो है बटाई खेती की जा रही है, बटाई पे वन गुर्जर द्वारा जो है खेती की जा रही है। तो इसकी जांच करने के लिए जो है संबंधित जो वन संरक्षक है उनको निर्देश दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए, गुर्जरों के लिए जो गुर्जर आइडेंटिफाइड हैं उनमें जो कुछ की पुनर्वास किया जा चुका है, कुछ का पुनर्वास की प्रक्रिया जारी है और परमिट भी वनों में उन्हीं को दिया जा रहा है जो लगातार कई वर्षों से जिनके पास परमिट धारी है और जिससे यहाँ पर घुसपैठ हुई है, दूसरे राज्यों से आए हैं, उनको चिन्हित करके निश्चित रूप से उसके बारे में निर्णय दिया जाएगा।
उत्तराखंड में कितने बड़े पैमाने पर जंगल से लेकर नदियों पर अतिक्रमण हो रहा है। अब आपको दिखाएंगे कि जंगलों में रहने वाले गुर्जरों ने भी कई हेक्टेयर वन भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है। लेकिन पहले बात नदियों पर अतिक्रमण की, देखिए रिपोर्ट। वन विभाग के अतिक्रमण हटाओ अभियान का दूसरा फेज शुरू हो चुका है। इसके तहत 23 प्रमुख नदियों के किनारे से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। 1 जून से शुरू हुए इस अभियान के तहत 125 एकड़ भूमि अतिक्रमण मुक्त कराई जा चुकी है। देहरादून की आसन और शीतला नदी भी उन नदियों में शामिल हैं जो अतिक्रमण के बोझ से दम तोड़ती जा रही हैं। न्यूज 18 ने ग्राउंड जीरो पर आसन नदी में जाकर पड़ताल की। ये आसन नदी है और आसन नदी के दोनों ओर बड़े पैमाने पर कई मीलों तक इसी तरह से अवैध बस्तियां बस रही हैं, इंक्रोचमेंट हो रहा है, कब्जे हो रहे हैं। ये आप देखेंगे कि आसन नदी के इस एरिया में, इसके नदी तटों पर यहाँ पर किस तरह से ये बड़े पैमाने पर धीरे धीरे अवैध बस्तियां बस गई हैं और सिर्फ 1-2 नहीं, इस पूरे एरिया में धीरे धीरे इसी तरह से बस्तियों की एक बाढ़ सी आ गई है। अब आपको दिखाते हैं शीतला नदी का हाल। ये आसन नदी की सहायक नदी है। इस नदी के किनारे अतिक्रमण के नाम पर एक बड़ी साजिश की बू आती है। चालाकी इतनी कि यहाँ मजार के साथ दिखावे के लिए मंदिर भी बना दिया गया। पिछले 5 महीने से झोपड़ी डालकर यहाँ रह रहे मजरूफ हसन कह रहे हैं कि ये मंदिर बांग्लादेशी हिंदुओं ने बनाया है। ये मंदिर भी बना रखा है, मस्जिद भी बना रखा है, किसने बनाया? मस्जिद ने बंगालों ने बना रखा मंदिर। अच्छा, वो मंदिर और ये मंदिर किसने बनाया? इन्होंने बनाया, बंगालों ने। बंगाली जी। अच्छा। जो जोड़ पे पड़े हुए हैं। अच्छा। हम मौजूद हैं शीतला नदी और आसन नदी के किनारे। जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये नदी का क्षेत्र है, नदी की जमीन है। आप देखेंगे कि किस तरह से नदियों के किनारे धार्मिक स्थलों के प्रतीक बनाकर इंक्रोचमेंट किया जा रहा है। ये एक कब्र है। जब धामी सरकार ने तमाम जो मजारे थी उनके खिलाफ जब अभियान छेड़ा तो इस पर रातों रात एक पत्थर भी इस पर लगा दिया गया। आप देखेंगे कि ये कब्र बहुत पुरानी है, ये मजार पुराना है, लेकिन ये नया शिलापट नया लगाया गया है जिस पर लिखा हुआ है स्वर्गीय श्री राम स्वरूप नाथ, जन्म 1962, मृत्यु 2011, शीतला नदी, जसोवाला, देहरादून। ये इसके बाद ये अचानक ये लगा दिया गया। यहीं पर इसी 100 मीटर की डिस्टेंस में जहां यहाँ पर मजार बनाई गई है, कब्र बनाई गई है, वहीं यहाँ पर एक मंदिर भी बना दिया गया है ताकि किसी को इस बात का डाउट न हो कि यहाँ पर कौन रह रहा है। इन धार्मिक स्थलों के नाम पर वहीं पर कब्र है, वहीं पर मजार है, तो वहीं पर ये मंदिर भी बना दिया गया है और इन मंदिरों की आड़ में इस सरकारी लैंड पर धीरे धीरे इंक्रोचमेंट किया जा रहा है। देहरादून के विकास नगर, सहसपुर, हरबटपुर से लगे इलाकों में नदियों के किनारे इसी तरह की झुग्गी, झोपड़ियों और पक्के निर्माण से पटे पड़े हैं। न कोई वेरिफिकेशन, न इनके बारे में कोई जानकारी। हालात इतने खराब है कि नदी किनारे पुलों के नीचे भी झोपड़ी डालकर मोहल्ला बसा दिया गया है। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के 6 जिलों उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा में कई जगहों पर बारिश का पूर्व अनुमान जताया जा रहा है। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है जहां पर मानसून को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं और प्रदेश के सभी तहसीलों में आपदा प्रबंधन केंद्र बनाए जाएंगे, जिसको लेकर आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत कुमार सिन्हा ने सभी डीएम और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही मौसम के रियल टाइम आंकड़े जुटाने और आपदा प्रबंधन रूम में सैटेलाइट फोन, हेल्पलाइन नंबर की सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। मैं बताया जा रहा है कि उत्तराखंड में मानसून देरी से आ सकता है। केरल में मानसून के देरी से प्रवेश के चलते उत्तराखंड में इसका असर भी देखा जा सकता है। बड़ी खबर मिल रही है उत्तराखंड से, आपको बता दें, जहां पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी मामले में मुकदमा दर्ज हुआ है। देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। सहसपुर थाने में महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। फेसबुक पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी का वीडियो शेयर किया था। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल की शिकायत पर यह बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। तो देहरादून से ये बड़ी खबर मिल रही है। फेसबुक पर भी इस वीडियो को शेयर किया गया है और नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल की शिकायत पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है। अगर आपके नाम पर कार या बाइक रजिस्टर्ड है और उसे चला कोई और रहा है तो बहुत संभव है कि किसी ड्राइवर की गलती की सजा
आपको मिले। ऐसा ही कुछ हुआ है वायरल वीडियो के मामले में। सोशल मीडिया में हिट कुमाऊनी गाने पर हाथ जोड़कर वीडियो बनाना बुलंदशहर निवासी बाइक मालिक को भारी पड़ गया है। दरअसल बाइक चला तो युवती रही है, लेकिन पुलिस ने पकड़ लिया बाइक के मालिक और युवती के दोस्त मोहित को। बताया यह भी जा रहा है कि मोहित का ट्रैफिक नियमों को पालन करने का वीडियो भी बनवाया और सोशल मीडिया में पुलिस ने इसे डाला है। पुलिस के ट्वीट में लड़की की काउंसलिंग का जिक्र भी किया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है जहां पर बाइक पर स्टंट करते हुए एक युवती नजर आ रही है और हाथ जोड़कर वीडियो बनाना महंगा पड़ा है। हालांकि बाइक के मालिक को इसमें गिरफ्तार किया गया है। सड़क पर वाहन चलाने से पहले सभी सुरक्षा संबंधों का ध्यान रखूंगा। यातायात नियमों का हमेशा पालन करूंगा। दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग करूंगा। देश दुनिया में उत्तराखंड का नाम करने वाली देहरादून की 12 साल की इंटरनेशनल पैरा खिलाड़ी होप टेरेसा अब देहरादून में भी नहीं पढ़ना चाहती हैं, क्योंकि उन्हें किसी ने एडमिशन ही नहीं दिया। बारह साल की होप टेरेसा डेविड दुबई, सिंगापुर जैसे देशों में व्हील चेयर टेनिस और व्हील चेयर रेस कंपटीशन में मेडल जीत चुकी हैं, लेकिन उसे देहरादून के नामचीन स्कूल में एडमिशन के लिए अप्लाई करने के बाद भी निराशा हाथ लग रही है। दरअसल उत्तराखंड में प्रैक्टिस और सुविधाओं की कमी की वजह से होप टेरेसा का परिवार गुरुग्राम शिफ्ट हो गया था, लेकिन अब उनका परिवार देहरादून लौटना चाहता है, जिसके लिए सबसे पहले होप के एडमिशन की कोशिश की गई। लेकिन स्कूल में दिव्यांग बच्चों के लिए रैंप न होने की वजह से स्कूलों ने एडमिशन देने से ही इनकार कर दिया, जिसके बाद परिवार ने बेंगलोर के एक स्कूल में होप का एडमिशन करवाया। लेकिन इसके बाद होप की मां ने अब स्कूलों में रैंप लगवाने की मुहिम छेड़ दी है। स्कूल्स में पूरा सारे स्कूल्स एक्सेसिबल होने चाहिए ताकि बाकी स्टूडेंट्स को स्कूल में एडमिशन मिल जाए। हम एक स्कूल गए, 2 स्कूल गए, 3 स्कूल गए तो हमको कुछ ऐसा पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। कुछ स्कूल्स में हमने ईमेल भेजे, ईमेल का किसी भी स्कूल से कोई रिस्पांस नहीं आया। एंड देन हम समझ गए कि यहाँ पे तो स्कूल्स इंक्लूसिव है नहीं है, एक्सेसिबल है नहीं है और हमारा यहाँ पे नहीं कुछ होने वाला है। एंड देन हमने डिसाइड किया कि हम वापस गुड़गांव ही चले जाए। लेकिन हमने एक चीज जरूर डिसाइड करी कि हम लोग इस बाल आयोग ने देहरादून के सभी 10 स्कूल, जिसमें सेंट जोसेफ, ज्ञानंदा, सीजीएम से लेकर आर्यन स्कूल तक शामिल हैं, सभी को नोटिस भेजकर 10 दिन में जवाब देने को कहा है। साथ ही डीजी एजुकेशन को भी स्कूलों पर कार्रवाई करने का नोटिस भेजा गया। हमने सभी विद्यालयों को नोटिस भेजा, उन्होंने अपने साथ पेरेंट्स के साथ हमने उनको बुलाया और उनको इस पर लिखित स्पष्टीकरण मांगा है और हम एक्शन भी लेने के लिए मैंने चिट्ठी प्रेषित करी है डायरेक्टर एजुकेशन को और सभी विद्यालयों से उनका स्पेशली एबल्ड बच्चों के लिए क्या उनके पास इंतज़ाम है, इस पे स्पष्टीकरण देने के लिए एक वृहद अभियान भी चलाने को मैंने डायरेक्टर एजुकेशन। अब सवाल यह है कि जब स्कूलों में नियम है कि बिना रैंप फैसिलिटी के कोई स्कूल नहीं होगा, तो कैसे इन स्कूलों को एनओसी दे दी गई? और अगर वहां रैंप लगे हैं तो फिर क्यों एक बच्ची को एडमिशन के लिए भटकना पड़ा? न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को भव्य बनाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। पर्यटक स्थलों, पौराणिक मंदिर, मठों में योग अभ्यास किया जाएगा। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल आईटीबीपी के द्वारा जोशीमठ नरसिंह मंदिर में योग अभ्यास शुरू कर दिया गया। 21 मई से आईटीबीपी के जवान अलग अलग स्थानों पर योग शिविर का आयोजन कर रहे हैं। जवानों को हाई एटीट्यूड में फिट रहने और तनाव से मुक्त करने के लिए योग करवाया जाता है। ऐसे में जवान अपने साथ स्थानीय लोगों को भी फिट रखने का संदेश भी दे रहे हैं। योग दिवस जो नवा हम मना रहे हैं वो पूरे विश्व को भारत की देन है और भारत में भी हर गांव, हर जगह इसको फैलाया जा सके। इसलिए भारत सरकार द्वारा हमें निर्देश मिला है
कि योग को आप लेके जाइए, पर्यटक स्थलों पे लेके जाइए, सांस्कृतिक स्थलों पे लेके जाइए और योग के प्रचार और प्रसार को कीजिए। आम नागरिकों को, सामान्य जनों को इसके अंदर शामिल कीजिए। हम उसी आज्ञा को, उसी निर्देशों के अनुपालना हम कर रहे हैं। जून के आखिरी हफ्ते में ऋषिकेश में G20 समिट की तीसरी और आखिरी बैठक होने जा रही है, जिसके लिए तैयारियां भी तेज कर दी गई हैं। इस बार गंगा आरती के लिए विदेशी मेहमानों को ऋषिकेश के त्रिवेणी संगम पर लाया जाएगा, जिसकी तैयारी में देहरादून प्रशासन पूरी तरीके से जुट गया है। उत्तराखंड के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने के भी निर्देश दिए हैं और गंगा घाट पर फैले अतिक्रमण और सौंदर्यीकरण को समय सीमा पर पूरा किया जाए और कार्य की गुणवत्ता का ध्यान रखा जाए। G20 का एक बैठक अभी हुई है हमारे नरेंद्र में, आप जानते ही। दूसरी बैठक भी हमारे यहाँ होनी है और अच्छी बात क्या है कि ऋषिकेश में गंगा आरती होनी है। मुझे खुशी है इस बात की कि मेरे माननीय मुख्यमंत्री से जब मेरी वार्ता हुई और उसके बाद इस बात में, इस काम में गति मिली और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि G20 की जो आरती है वो इस बार त्रिवेणी घाट पे हो। आगे भी खबरें जारी हैं, यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, चलते लौटते हैं।